हेलो एवरीवन, एक बार फिर से विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, हिस्ट्री के यूरोप में राष्ट्रवाद के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक बन जाती है। तो आइए समय को देर नहीं करते हुए सीधे हम सवालों पर ही आते हैं। इसमें से पहला सवाल कहा गया है कि फ्रांस में 1789 की क्रांति किस वर्ग के नेतृत्व में हुई थी, यानी कि किस वर्ग के नेतृत्व में ये क्रांति हुई थी। तो ये क्रांति हुई थी मध्य वर्ग के नेतृत्व में। ये क्योंकि मध्य वर्ग वाले बहुत परेशान थे फ्रांस में, उसी के लिए ये फ्रांस की क्रांति हुई। ठीक है, अगला सवाल बताइए, सवाल नंबर 2, नेपोलियन बोनापार्ट ने नागरिक संहिता कब लागू किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने नागरिक संहिता लाया था, इन्होंने कब लाया था? तो 1804 ईस्वी में। कब लाया था? 1804 ईस्वी में। बताइए सवाल नंबर 3, नेपोलियन संहिता को किस नाम से जाना जाता है। नेपोलियन ने जो अपना संहिता लाया था, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए, तो नेपोलियन ने जो संहिता लाया था इसको किस नाम से जाना जाता है? तो नागरिक संहिता, क्योंकि मध्य वर्ग के लिए इन्होंने ही सोचने का प्रयास किए थे और अपने नागरिकों के लिए एक संहिता लाए थे, जिसके आधार पर उन्होंने बताए थे कि नागरिक लोग ये बात मानिए तो सही रहेगा, हमारे बीच राष्ट्रवाद की भावना बना रहेगा। ठीक है, आगे समझिए सवाल नंबर 4 में देखिएगा, वियना कांग्रेस का आयोजन कब हुआ। वियना कांग्रेस का आयोजन कब हुआ? तो 1815 में। कब हुआ था? 1815 में। याद होगा आप सभी को, वियना कांग्रेस का अध्यक्ष किसने किया था? याद होगा आप सभी को कि वियना कांग्रेस का अध्यक्ष किसने की थी, किसने किया था? ये बताइए, इस सवाल का जवाब बताइए। मेटरनिख ने किया था। किसने किया था? मेटरनिख ने। मेटरनिख एक युग आती है, मेटरनिख एक शासक रहते हैं जिन्होंने वियना कांग्रेस का अध्यक्षता करके इन्होंने अपने युग के बारे में लोगों को बताया कि हमें ये करना चाहिए, शायद सही रहेगा। ठीक है, तो मेटरनिख ने इसकी अध्यक्षता किया, इस कारण से फिर आगे चल के मेटरनिख युग आया। फिर पता चला होगा राष्ट्रवाद का प्रमुख विचारक कौन था। राष्ट्रवाद का प्रमुख विचारक कौन था? बताइए सवाल नंबर 6 में राष्ट्रवाद के प्रमुख विचारक कौन थे? तो सवाल नंबर 6 में कौन सा हो जाएंगे? ज्यूसेप मेजनी ने प्रमुख विचारक थे। ठीक है, राष्ट्रवाद के प्रमुख विचारक। मेजनी किस देश से संबंधित थे? मेजनी जो थे वो कौन सा देश से संबंधित थे? बताइएगा, ये इटली से। कहाँ से? इटली से। इटली के एकीकरण में मेजनी की ही भूमिका थी। ठीक है, इटली का एकीकरण किसने किया था? तो मेजनी ने ही किया था, ध्यान में रखिएगा। जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? बताइए सवाल नंबर 8, जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने। इटली का एकीकरण पूछे तो मेजनी ने। ठीक है, मेजनी ने, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बताइए जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? इस सवाल का जवाब दीजिए। ये वीवीआई, अत्यंत वीवीआई सवाल है। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। 1871 में। कब हुआ? 1871 में। जर्मनी का सम्राट कौन बना? जर्मनी का सम्राट कौन बना? सवाल नंबर 10 में जवाब दीजिए। जर्मनी का सम्राट बना विल्हेम प्रथम। ठीक है, विल्हेम प्रथम ने बना था, विलियम प्रथम ने। बताइए इटली के एकीकरण में किसकी भूमिका थी, किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो इटली के एकीकरण में किसकी भूमिका सबसे अधिक थी? तो बताइए सवाल नंबर 11 में मेजनी की भी प्रमुख भूमिका थी, गरीवाल्डी की भी थी और काउंट काबूर की भी भूमिका सबसे अधिक थी। इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगी, यंग इटली संगठन, इटली में एक यंग इटली संगठन की स्थापना किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? बताइएगा, ये किया गया था मेजनी के द्वारा। किसके द्वारा? मेजनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला बताइए, ग्रीस ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की? ग्रीस ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। 1832 में। 1832 में ग्रीस ने स्वतंत्रता प्राप्त की। ग्रीस किस साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ था? वो किससे स्वतंत्र हुआ था? ग्रीस जो थे वो कौन सा साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ था? तो बताइएगा, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। ये ऑटोमन साम्राज्य था, उससे ये स्वतंत्र हो गए ग्रीस। ठीक है, अगला बताइएगा, 1830 की क्रांति
किस देश से शुरू हुई? 1830 की क्रांति किस देश से शुरू हुई? ये फ्रांस से। कहाँ से शुरू हुई? फ्रांस से। ठीक है, बताइए 1848 की क्रांति को किसका विद्रोह माना जाता है? किसका विद्रोह माना जाता है? 1848 की क्रांति किसका विद्रोह माना जाता है? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। इस सवाल का जवाब क्या होगा? उदारवादियों का। किसका? उदारवादियों का। अगला बताइएगा कि फ्रांस में महिला मताधिकार कब मिला? फ्रांस में महिला को भी मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, क्योंकि वहाँ पर पुरुषों को वोट देने का अधिकार था, लेकिन यहाँ पर फ्रांस में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हो गया? ये 1944 में। कब प्राप्त हुआ? 1944 में। बताइएगा जर्मनी में राष्ट्रवाद का प्रतीक क्या था? जर्मनी में राष्ट्रवाद का क्या प्रतीक था? तो क्या था? जर्मेनिया। क्या था? जर्मेनिया। राष्ट्रवाद का प्रतीक जर्मेनिया था। बताइएगा भारत में राष्ट्र का प्रतीक कौन था? तो फ्रांस में राष्ट्र का प्रतीक कौन था? तो फ्रांस में राष्ट्र का प्रतीक कौन था? ये मारियाना। कौन था? मारियाना। राष्ट्र का प्रतीक से भी सवाल आती है। बताइए इटली का एकीकरण किस शताब्दी में हुआ था? इटली का एकीकरण किस शताब्दी में हुआ था? इटली का एकीकरण मेजनी ने ही किए थे, और भी कई लोगों ने मिलकर के किए थे, है ना, लेकिन इसमें से मेजनी को ही सबसे ज़्यादा प्रमुख दिया जाता है। ठीक है, इटली के एकीकरण किस शताब्दी में हुआ था? तो बताइएगा सवाल का जवाब 19वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। याद है ना? बताइएगा राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? क्या होता है राष्ट्रवाद का अर्थ? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या होता है? धार्मिक एकता, राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक एकता या राष्ट्रीय चेतना? राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना, क्योंकि राष्ट्र के लिए हमें अपने आप में चेतना जगाना पड़ता है ना, वही राष्ट्रवाद कहलाता है। उदारवाद का संबंध किससे है? तो उदारवाद का संबंध किससे है? उदारवाद का संबंध किससे है? स्वतंत्रता से। स्वतंत्रता मतलब है कि अपने आप में उदारवादी दिखाना, दूसरे को स्वतंत्र कर देना, स्वतंत्रता, वही उदारवाद से संबंध है। अगला बताइएगा जर्मनी में कितने राज्य थे? जर्मनी में कितने राज्य थे उस समय जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था? तो उस समय इसके कितने राज्य में थे? तो कितने राज्य थे? 39 राज्य, 39 राज्य। ठीक है, अगला बताइएगा कस्टम यूनियन को क्या कहा गया है? कस्टम यूनियन को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया था? कस्टम यूनियन को क्या कहा गया था? जोल्वेराइन। जोल्वेराइन। क्या कहा गया था? जोल्वेराइन। जोल्वेराइन का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? जोल्वेराइन का नेतृत्व किसने किया था? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। प्रसा ने। कौन? किसने किया था? प्रसा ने, है ना। आगे बताइएगा राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ है? राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ था? ये कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। ठीक है, अगला बताइएगा रोम किस देश की राजधानी बनी? रोम किस देश की राजधानी बनी? रोम किस देश की राजधानी बनी? तो बताइएगा इटली की। किसकी? इटली की। ठीक है, अगला बताइएगा 1848 की क्रांति कहाँ असफल हुई? 1848 की क्रांति जो हुआ था वो कहाँ असफल घोषित कर दिया गया, असफल हो गया ये क्रांति? इस सवाल का जवाब दीजिए। कहाँ हुआ था? इटली में। इटली में ये असफल हो गया था। कहाँ असफल हो गया था? इटली में। ठीक है, आगे बताइए, अगला सवाल का जवाब दीजिए। यंग यूरोप संगठन किसने बनाया था? यंग यूरोप संगठन किसने बनाया? बताइएगा, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। यंग यूरोप संगठन किसने बनाया? तो किसने बनाया यंग यूरोप संगठन? मेजनी ने। क्या किसने बनाया था? मेजनी ने। इन्होंने ही तो यंग इटली का स्थापना किया था। यंग इटली की स्थापना किया था मेजनी ने ही। बताइए नेपोलियन का पतन कब हुआ? नेपोलियन का पतन कब हुआ? तो नेपोलियन का पतन कब हुआ? बताइएगा सवाल नंबर 30 का जवाब कितना कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। ठीक है, बताइए फ्रांस में राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए कौन सी भाषा अपनाई गई? फ्रांस में राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए कौन सी भाषा अपनाई गई? सवाल नंबर 31 का जवाब दीजिएगा। फ्रेंच भाषा। कौन सा? फ्रेंच भाषा अपनाया गया वहाँ पर। राष्ट्रवाद के विकास में किस वर्ग का प्रमुख भूमिका रही? राष्ट्रवाद के विकास में कौन से वर्ग का प्रमुख भूमिका रही? तो बताइएगा सबसे अधिक भूमिका कौन से वर्ग का था यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण में? तो बताइएगा किसमें? मध्य वर्ग की, क्योंकि मध्य वर्ग के लोगों ने ही राष्ट्रवाद को सबसे अधिक प्रोत्साहित किया। ठीक है, आगे बताइएगा मारियाना किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है?
तो मारियाना किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो फ्रांस की। किसकी है? फ्रांस की। अगला बताइएगा, जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया को किस युद्ध में हराया था? जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया को किस युद्ध में हराया था? ऑस्ट्रिया को किस युद्ध में हराया गया था? बताइएगा, सेडोवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? सेडोवा का युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराया गया था। फ्रांस में 1848 की क्रांति के बाद किस शासन की स्थापना हुई? किस शासन की स्थापना हुई? फ्रांस में जब 1848 की क्रांति हुआ उसके बाद कौन सा शासन की स्थापना हुई? इस सवाल का जवाब दीजिएगा, गणराज्य की। किसका स्थापना हुआ? गणराज्य की। पहले राजशाही था, राजशाही हट करके क्या बन गया? गणराज्य बन गया। बताइएगा, इटली के एकीकरण में रेड शॉर्ट्स का नेतृत्व किसने किया? इटली के एकीकरण में रेड शॉर्ट्स का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? तो गैरीवाल्डी ने। किसने किया? गैरीवाल्डी ने। बताइएगा, इटली के राजा कौन बना? इटली का राजा कौन बना? 37 में बताइएगा, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने इटली का राजा बना। ब्रिटानिया किस देश का प्रतीक है? ब्रिटानिया किस देश का प्रतीक है? 38 में बताइएगा, इंग्लैंड की। कहाँ का है? इंग्लैंड का। राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण क्या है? एक कारण क्या था? राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण क्या था? एक कारण क्या था? औद्योगिकरण। क्या था? औद्योगिकरण। अगला बताइएगा, 1815 के बाद यूरोप में किस विचारधारा को दबाया गया था? 1815 के बाद यूरोप में कौन सा विचारधारा को दबा दिया गया था? यानी कि एक नई विचारधारा लाया गया था। तो कौन सा विचारधारा को दबाया गया था? बताइएगा, तो राष्ट्रवाद की विचारधारा को दबा दिया गया था। फिर मेटरनिक युग आ गया। क्या आ गया था? मेटरनिक युग आ गया था, है ना, क्योंकि नेपोलियन की मृत्यु के बाद आगे मेटरनिक युग आ गया था। ठीक है। यंग जर्मनी आंदोलन किससे संबंधित है? यंग जर्मनी आंदोलन किससे संबंधित है? तो राष्ट्रवाद से। किससे संबंधित है? राष्ट्रवाद से। बताइए, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बताइएगा, इस सवाल का जवाब, राजशाही की पुनर्स्थापना। राजशाही की पुनर्स्थापना। इटली में राष्ट्रवाद का विरोध किसने किया था? इटली में राष्ट्रवाद का विरोध किसने किया था? इस सवाल का जवाब दीजिएगा, चर्च ने। किसने किया था? चर्च ने, है ना। आगे बताइए, जर्मनी में एकीकरण की प्रक्रिया किसके नेतृत्व में हुई? जर्मनी में एकीकरण की प्रक्रिया किसके नेतृत्व में हुई? बताइए, किसने अपना नेतृत्व निभाया था? सैन्य शक्ति ने। सैन्य शक्ति ने, है ना, सेना के शक्ति के बल पर, क्योंकि हिटलर का उदय हुआ था जर्मनी में। हिटलर सेना के दम पर ही उछलता था खूब, है ना। अपना तानाशाही सरकार लाया था, सेना ही तो था, है ना, सेना के दम पर ही, इसलिए सेना शक्ति। ठीक है, सैन्य शक्ति। बताइएगा, फ्रांस में तिरंगा ध्वज किसका प्रतीक था? फ्रांस में तिरंगा ध्वज किसका प्रतीक था? 45 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा, राष्ट्र की। किसकी थी? राष्ट्र की। बताइए, ग्रीस की स्वतंत्रता में किस देश ने सहायता की? किस देश ने सहायता की? तो किस देश ने सहायता की? फ्रांस ने भी, इंग्लैंड, रूस, तीनों ने सहायता की ग्रीस की स्वतंत्रता दिलाने में। ठीक है। अगला बताइएगा, 47 नंबर सवाल का जवाब कि राष्ट्र शब्द का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र शब्द का अर्थ क्या होता है? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। बहुत सुंदर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। राष्ट्र शब्द का अर्थ क्या होता है? समान इतिहास व संस्कृति के लोग, है ना, समान समाज या फिर समान इतिहास व संस्कृति के लोग, वही राष्ट्र शब्द का अर्थ होता है। बताइए, यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे पहले उदय किस देश में हुआ था? सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय कहाँ हुआ था? इसका देखा है, इसकी सभी लोगों ने किया था। तो बताइए, कहाँ पर शुरू हुआ था? कहाँ शुरू हुआ था? फ्रांस में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। अगला सवाल बताइएगा, 19वीं शताब्दी को किसका युग कहा जाता है? किसका युग कहा जाता है? 19वीं शताब्दी को यूरोप में किसका युग कहा जाता है? इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि 1815 में नेपोलियन की हत्या होने के बाद फिर मेटरनिक युग आया था ना। तो मेटरनिक युग एक कैसा युग था? ये किस प्रकार का युग था? इस सवाल का जवाब देना था। ये राष्ट्रवाद का युग कहलाता है, यही ना। आगे बताइएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ है उसका सबसे बड़ा परिणाम क्या था? तो बताइएगा, सबसे बड़ा परिणाम क्या था? नए राष्ट्र राज्यों का निर्माण होने लगा था। नए राष्ट्र और राज्यों का
निर्माण हो रहा था, वही सबसे बड़ा परिणाम निकला था, है ना। ये 50 सवाल तक समाप्त हुए पहला चैप्टर का। इसी प्रकार से हम आगे और भी चैप्टर लाते रहेंगे। और आप लोग का साइंस का हो चुका है और सोशल साइंस का हम करवा रहे हैं, हिंदी संस्कृत का करवा चुके हैं, VVI ऑब्जेक्टिव उन सभी को जाकर देखें ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।